खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली में कुल 266 नशस्तों में से भले ही सिर्फ 45 नशस्तें हों, मगर ये सूबा पाकिस्तानी सियासत, सियासी लहर, सियासी सिमत और कौमी सियासी धारे पर भरपूर तरीके से असरअंदाज होता है। KPK की मखसूस सियासी हरकियात इसे बाकी सूबों से मुतादिद हवालों से मुनफरिद बनाती हैं। ये वो सूबा है जहां जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग से लेकर अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और PTI के वज़रा आला को हुकूमत करने के मौक़े मिले हैं। 2018 के इंतखाबात में इस सूबे ने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुसलसल दूसरी मरतबा एक सियासी जमात को पहले से भी ज्यादा मैंडेट के साथ सूबे की कमान सौंपी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात में 99 में से 35 नशस्तें ली, तो 2018 के इंतखाबात में उसने 67 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। KPK में सियासी लहर भी भरपूर तरीके से असरअंदाज होती है। 2002 में मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जनरल मुशर्रफ की अमरीका नवाज पॉलिसी को इंतखाबी मुहिम का बड़ा इशू बनाया और KPK ने इस लहर से मुतासिर होकर भरपूर अक्सरियत के साथ MMA को मैंडेट दिया। 2008 में इसी MMA को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और सूबे में ANP और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका हुकूमत बनाई। अब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की बात की जाए तो तज्जियों और सर्वेस के मुताबिक KPK में इंतखाबी मुकाबला कुछ यूं मुतवक्के हो सकता है। वादिय पेशावर में PTI, PP और ANP, मालाकंड और अतराफ के इलाकों में PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वस्ती KPK और कोहाट के इलाकों में PTI, ANP और जमीयत उलमा इस्लाम, हज़ारा डिवीजन में नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI, जनूबी अजला में PTI, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, जबकि फाटा से KPK में शामिल होने वाले अजला में जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान मुकाबले की तवक्को है। यूं अब तक के इंतखाबी जायजे, सर्वेज और तज्जिए ये बता रहे हैं कि KPK में PTI को किसी एक या दो नहीं बल्कि 5 सियासी जमातों का मुकाबला करना पड़ रहा है, मगर इन 5 जमातों का वोट बैंक अलग अलग इलाकों में है, जबकि इनका टकराव हर इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। यूं अब देखना होगा कि 8 फरवरी को इस सूबे का फैसला क्या होता है। क्या KPK किसी लहर की सूरत में अपना फैसला देगा या फिर इस सूबे से मुनक़सिम मैंडेट सामने आएगा? पैनल पर इसी से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि अब तक जो नताइज, जो सूरत हाल हमारे सामने है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, सियासी जमातें जोर लगा रही हैं, जलसे कर रही हैं, नए नारे दिए जा रहे हैं, मंशूर दिए जा चुके हैं, वोटर कहाँ खड़ा नजर आता है। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा 8 फरवरी के इंतखाब, PTI के साथ बड़ी इलाकाई और मजहबी जमातें इंतखाबी दंगल में, सूबे में PTI की लहर हकीकत या मफरूज़ा? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में हालात क्या रुख दिखा रहे हैं? क्या बता रहे हैं KPK को लेकर कि जो तासुर बन रहा है क्या वही हकीकत है, मफरूज़े ज़्यादा हैं या कभी कुछ सब कुछ समझ से बाहर दिखता है? तज्ज़िये तो मुझे लगता है धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि डेटा पर मबनी जो हक़ाइक़ दस्तयाब हैं उन पर मबनी आपको एक तज्ज़िया पेश करूं। देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा है ये एक मल्टी पार्टी प्रोविंस रहा है जहां बहुत सी पार्टियां हैं और इन पार्टियों के अपने अपने एरियाज़ हैं जहां पे असर हैं और अपने अपने इलाकों से ये सीटें निकालती रही हैं। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता 2 इंतखाबात में ये एक यूनी पार्टी प्रोविंस बन गया, एक पार्टी का प्रोविंस बन गया, सिंध की तरह। अब वो कैसा हुआ? अगर मैं वोटिंग ट्रेंड्स को हम देखें, 2013 में 29% वोट थे PTI के, आपने बताया 35 सीटें थी, ये बढ़कर 2018 में हो गए 37%। और आपको पता है पाकिस्तान का जो फर्स्ट पास्ट पोल सिस्टम है उसके नतीजे में बड़ी ड्रामेटिक उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ गई, जो 66 हो गई। मजहबी जमातों का इन्हीं 2 इलेक्शंस में 24 से कम हो के 19 हो गई। ANP बेचारी पहले ही मुश्किल में चली गई थी, 7% से 10%। मुस्लिम लीग नवाज 16% से 12% उनके वोट हो गए। और पीपल्स पार्टी जो 2008 में जिसके पास 17% सीटें थी, वो 17 से पहले 6 और फिर 8 हो गए, यानी कम से कम होते गए। ये तो थी पिछली सूरत हाल। अभी हमें सर्वेस क्या बता रहे थे? जो गैलप पाकिस्तान का दिसंबर का सर्वे था, जो आखिरी सर्वे दस्तयाब है, वो ये बता रहा था कि PTI की मकबूलियत मज़ीद बढ़ गई थी
अगर 37% वोट उनको मिले थे पिछले इलेक्शन में, तो अब 45% वोटर ये कह रहे थे कि वो पीटीआई को वोट देंगे। जो मजहबी जमातें हैं वो तकरीबन उसी सिचुएशन पर थी। 15% लोगों ने कहा कि हम जेयूआई को वोट देंगे, 3% ने कहा कि हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। ये तकरीबन जो पिछला ट्रेंड था उसके मुताबिक था। एएनपी 7% लोगों ने कहा कुछ कम हो गए, 9% लोगों ने कहा मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे, 7% ने कहा हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो अगर ये सूरत हाल दिसंबर वाली रहती और चलती और इलेक्शन ऐसे होते जिसमें पीटीआई एक पार्टी के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकती, उसके लीडर्स भी मैदान में होते, उनके पास जो इंतखाबी निशान है वो भी होता, उनके लीडर को भी सज़ा ना हुई होती, तो जाहिर से बात है, ये लगता है कि वो इस सूबे को स्वीप कर लेते। लेकिन इस वक्त गैर मामूली हालात हैं। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी डिसएडवांटेज को जाएंगी, और ये मकबूलियत के बावजूद भी जो बड़ी गैर मामूली मकबूलियत है, ख़ास तौर पे ऐसे सूबे में जो बहुत से लोगों को वोट देता है, वो मुश्किलात का शिकार होगी। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि जिनके पास थोड़े वोट भी हैं, केपी में उनको एडवांटेज ये होता है कि वोट उनके कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे आपने बताया जेयूआई के कुछ जगह पे कंसंट्रेटेड हैं, मुस्लिम लीग नवाज के कुछ जगह पे कंसंट्रेटेड हैं, 1-2 हल्के में जमात इस्लामी के भी कंसंट्रेटेड हैं। तो उसका फ़ायदा इन जमातों को ज़रूर मिलता है कि कम परसेंटेज के बावजूद भी वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन अभी देखिए, मैं कोई मेरे ख्याल है पेशीन गोई करने का तो इस इलेक्शन में कहीं पे मकाम ही नहीं है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊँ, जैसे कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड इलाके और फिर वोटर वहाँ पर मौजूद है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमात इस्लामी, जेयूआई, पीटीआई, पार्लियामेंटेरियन जो कि खुद पीटीआई से अंदर से निकली, कौमी वतन पार्टी, सबके वोट बैंक मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबला हर जगह पीटीआई के आइडियोलॉजी या उसके वोटर के साथ है। 8 फरवरी को पीटीआई का वोटर, अभी जिस तरह ज़ैगम साहब ने कहा गैर मामूली हालात और गैर मामूली मकबूलियत, वोट बैंक जो है वो पोलिंग बूथ का रुख करता आपको नजर आता है, करेगा? देखिए, जो कोशिश तो यही हो रही है पीटीआई की, जो सोशल मीडिया के ज़रिए कि उनका वोटर वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और अपना वोट कास्ट करे, लेकिन वो कितना कामयाब होगा, पहली दफ़ा ही हमने ये देखना है कि जब पीटीआई की ना कबूलियत है, ना ही उनके साथ इलेक्टेबल्स हैं, ना ही सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, और सिर्फ सोशल मीडिया और मकबूलियत के बल पे वो कितना वोट बैंक जो है वो अपना वो पोलिंग बॉक्सेस तक पहुंचा सकते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है, अंदाज़ा जो मेरा हो रहा है वो ये है कि देखिए, ज़ैगम खान साहब ने जो डेटा शेयर किया है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती ये बात इसको कि हम कोई पेशीन गोई कर सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई का हर जगह तो वो मुकाबला कर रहे हैं सियासी जमातों का, लेकिन शायद उनका वोट बैंक इस वजह से भी तकसीम हो जाए जो हालात हैं। और उसमें आप देखिए बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या है। जैसे ज़ैगम खान साहब ने कहा कि यूनी पार्टी है, इसमें केपी में रही है पीटीआई, पंजाब में 2 पार्टी सिस्टम मोस्टली चलता है और उनके दरमियान मुकाबला होता है। सिंध में रूरल में पीपल्स पार्टी या अर्बन में एमक्यूएम है या पीटीआई पिछली दफ़ा आ गई थी। तो इस दफ़ा बलूचिस्तान जो होता है उसमें हमेशा मल्टी पार्टी एक सिस्टम होता है और उसमें आपको ये नहीं पता चलता कौन सी पार्टी हुकूमत में है और कौन सी अपोजिशन में है। मुझे लगता है कि इस बार केपी में भी शायद बलूचिस्तान मॉडल ही की कोई सूरत हाल नज़र आएगी। ये मेरा अपनी असेसमेंट है। मैं इसको कोई आप कहें कि मैं डेटा इसके सपोर्ट में पेश कर सकूं वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर लग रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में ये मॉडल चलता है इस सेंस में कि तमाम ही सियासी जमातें तकरीबन या तमाम ही जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो हुकूमत में होते हैं और उन्हीं के कुछ धड़े जो हैं वो अपोजिशन में होते हैं, तो सबका काम चलता रहता है इसी तरह। तो इस दफ़ा शायद केपी में भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आए और एक पार्टी की हुकूमत या 2 सियासी जमातों की वाज़ेह हुकूमत ना बन सके, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। कुछ लोगों ने हल्फ नहीं उठाया हुआ, कुछ ने उठाया है, कुछ ने नहीं उठाया हुआ। जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया ज़ाहिर है वही कीमती वोट साबित होंगे आखिर में जाके, और उसमें 2-3 सियासी जमातें मिलके साथ आज़ाद को मिला के कोई कुछ ना कुछ खिचड़ी सी पक सकती है। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। वाज़ेह तौर पे कोई सियासी जमात हुकूमत वहाँ पे बना सकेगी
मुझे मुमकिन नहीं लग रहा मौजूदा हालात में। खिचड़ी पकती नजर आ रही है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई हो सकता है कि सबसे ज़्यादा सीटें ले लें वो, लेकिन वो हो सकता है 2013 की तरह उनके पास सीटें सबसे ज़्यादा हों लेकिन अक्सरियत ना हो। फिर क्या होगा? फिर वही जो मैंने आपको बताया कि जो दूसरी सियासी जमातें और आज़ाद हैं वो मिलकर शायद हुकूमत बना सके और पीटीआई को अपोजिशन में बैठना पड़े, या पीटीआई के साथ कोई और इत्तेहाद कर ले और उनके साथ कोई ग्रुप्स मिल जाएं तो फिर हो सकता है पीटीआई की हुकूमत बन जाए। ठीक है जी। इफ्तार साहब, कबूलियत और लहर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि 18 के इंतखाब में बिल्कुल पीटीआई के साथ साथ थी, रास्ते खुलते गए, आसानियां होती चली गईं। अभी पीटीआई की बात की जाए, इस वक्त पॉपुलैरिटी या वोट कहाँ सोच रहा है, कितना जो तासुर बन रहा था आपको लगता है हकीकत के करीब है और कितना मफरूज़ा है? पीटीआई को जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो उसकी आइडियालॉजी का मसला है। उन्होंने वहाँ पे माजी में नौजवानों को टिकट दिए और ये आइडियालॉजी वहाँ पे क्रिएट की कि नौजवान लोग मुंतखब हो सकते हैं, और उन्होंने मुंतखब करके दिखाए भी। उन्होंने इलेक्टेबल को पीछे रखा और नई एक लीडरशिप को इमर्ज करने की कोशिश की, साफ और बेहतर। इस दफ़ा कुछ ऐसा इशू आ गया है कि उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो बहुत गहरे हैं टिकटों की तकसीम के हवाले से। पीटीआई का जो नज़रियाती वर्कर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ लगता है, और टिकटें उन लोगों को दी गई ज़्यादातर बकौल पीटीआई के हलकों के जिनके ख़िलाफ़ पीटीआई बनाई गई थी, जिस सोच और फ़िक्र के ख़िलाफ़ पीटीआई बनाई गई थी, और जिसकी बिना पर पीटीआई ने वहाँ के ख़वानीन को और वहाँ के जो इलेक्टेबल थे उनको शिकस्त दी। इस मरतबा ग़ालिबन पीटीआई की क़यादत उस मसले में उलझ गई है। इस उलझाव से पीटीआई को नुकसान होगा। दूसरी तरफ हमारे दोस्तों का ख्याल है कि अगर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, JUI, ANP, अगर इकट्ठी हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो किसी के साथ इकट्ठी होती मुझे नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम है, और इसमें हम इस बात को भी पेश नज़र रखें कि जो परवेज़ खट्टर का इलाका है उसको भी तो टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। महमूद ख़ान भी उनके साथ है। तो जो आपने शुरू में ये पढ़ा था कि इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया के जो हवाले से बात की थी, वो बहुत आपका वो तज़िया बहुत हकीकत के करीब है। अगर हम उस तज़िये को सामने रखें तो जो वोट, उनका वोट बैंक जो है वो 37% नहीं रहेगा। ये गिर के वापस 25 और 30 के दरमियान चला जाएगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की कोई स्टैंडिंग देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अपने कुछ हल्कों, तो खुद आपने बताया ना, मतलब आपने बहुत प्यारा इंट्रो दिया, और मैं आई मस्ट अप्रिशिएट जिन दोस्तों ने मेहनत की उस इंट्रो पे। आपने बिल्कुल तकसीम कर दिया, पूरी की पूरी पिक्चर आपने पेंट किया। अब सिर्फ ये है कि हमने देखने जो पिक्चर आपने पेंट की उनमें नाम लिख लें, कौन नाम है, कितने वोट पिछली दफ़ा मिले, इस दफ़ा के वोट मिले। फिर एक और चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, मुकामी हुकूमतों के जो इंतखाबात वहाँ पे हुए उनका बड़ा अहम रोल है। अब जैसा एक दोस्त ने कहा कि JUI का गवर्नर है, JUI के पास पावर है अगर इंतज़ामी हवाले से, तो हम इसको भी हमें सामने रखना होगा। और वो इलेक्शन नताइज ये बताते हैं कि अगर पीटीआई के मुखालिफ इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें तो पीटीआई के लिए उस वक्त भी मुश्किलात थी मुमकिन तौर पे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा ख्याल है उन्होंने उससे सीखा होगा। मैं तो ये कहूँगा कि पीटीआई को असल नुकसान उसकी अपनी आइडियालॉजी की नफ़ी करने की बिना पे शायद होगा, क्योंकि वहाँ पे नौजवान बिल्कुल इस बात पे तिलमिला रहे हैं कि भाई जो पार्टी बनाई, जिन मकासद के लिए बनाई, और मकासद ये थे कि यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग जो हैं, जो यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनको रिप्लेस कर रहा है। उसमें इस दफ़ा इनसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड बाय देयर इनर सर्कल्स। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 37% वोट है ये कम होता हुआ नजर आता है। ठीक हो गया। ज़ैम साहब आपकी जानिब जी, लेकिन इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि this province belongs to PTI still today while we are talking and doing this program.